आज हमारे इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर मुद्रा एवं बचत एवं साख। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य का वर्णन करें। उत्तर, मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, विनिमय के माध्यम से। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के क्रय तथा विक्रय के दोनों में ही मध्यस्थ का कार्य करती है। आगे है मूल्य, यहाँ पे मूल्य होना चाहिए। मूल्य का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक किस पर होगा। यह मुद्रा द्वारा मुद्रा के इस कार्य के कारण विनिमय कारण आसान हो गया है। आगे है विलंबित भुगतान का मान। आधुनिक युग में बहुत आर्थिक कार्य उधार पर होता है, उसका भुगतान बाद में किया जाता है। मुद्रा के उधार देना नया लेने का कार्य में को काफ़ी आसान बना दिया है। मूल्य का संचालन मनुष्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरे करते हैं, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी कुछ बचाकर रखना चाहते हैं। मुद्रा की यह विशेषताएं हैं कि इसे जमा करके रखा जा सकता है। आगे क्रय शक्तियों का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण मुद्रा शाखा के आधार पर कार्य करती है। बिना मुद्रा शाखा पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी इत्यादि प्रचलन में नहीं रह सके। इस प्रकार मुद्रा विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं। आगे है अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। उत्तर, वर्तमान युग मुद्रा युग मुद्रा के अधिक समय के आर्थिक जीवन का आधार केंद्र मुद्रा है। आर्थिक महत्व को बताते हुए मार्शल कहते हैं, मुद्रा वह धुरी जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्र लगता है। इन संभव में मुद्रा का आर्थिक महत्व एवं विशेष आर्थिक संबोधित करता है। उपभोक्ता के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। उपभोक्ता के क्षेत्रों में मुद्रा का अलग अलग महत्व है। इसके कारण विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि संभव हो पाती है। इससे संचयन आसान हो जाता है, जो कि वस्तुओं विनिमय प्रणाली से संभव नहीं है। किसी वस्तुओं का उपभोग कर लेने के बाद उसका भुगतान करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे कि अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आगे है उत्पादन के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। मुद्रा के प्रचलन से उत्पादन जगत के विशेष बदलाव आए। इसके कारण उत्पादित साधनों को जुटाना और अधिक आसान हो गया है। श्रम का विभाजन होने से उत्पादन प्रक्रिया को गति मिलती है। फलतः बड़े स्तर पर उत्पादन संभव हो सके। विनिमय के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। मुद्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियां वस्तुओं विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने में रही है। इसके फलस्वरूप बैंक शाखा संस्थाओं का विकास हुआ है। पूंजी संचय की संभावना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक सबसे बड़ी उपलब्धियां यह मिली कि पूंजी सदैव अपनी गतिशील अवस्था में रही है। वितरण के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। वितरण के क्षेत्रों में भी मुद्रा का अत्यधिक महत्व। बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगे संयुक्त रूप से करते हैं, उन सभी को उनके कार्य पुरस्कार मुद्रा के रूप में ही प्रदान किया जाता है।
आगे है राजस्व के क्षेत्रों में मुद्रा का महत्व। सरकार के आय व्यय संबंधित सभी कार्यों में मुद्रा से ही होती है। वह जो भी कर लगती है मुद्रा में ही देना पड़ता है। वह अपना व्यय मुद्रा में ही करती है। मुद्रा के कारण सरकार के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का पालन करने में समर्थ है। आगे है मुद्रा के विभिन्न दोषों का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा मुद्रा के निम्न दोष हैं। जैसे कि पहला है मुद्रा के मूल्य अस्थिरता। मुद्रा के मूल्य स्थिर नहीं रहता है। मुद्रा मूल्य स्थिर नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के कारण मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे मुद्रा का उधार लेने की आदत को प्रोत्साहित मिलती है, फिजूल खर्ची को भी बढ़ावा देता है। इससे कि संपत्ति वितरण भी असमानताएं उत्पन्न होती है। धनी वर्ग को अधिक धन मिलता जाता है और निर्धन वर्ग को निर्धनता बढ़ती जाती है। वर्ग के संघर्ष का उद्देश्य मुद्रा के शक्ति के बल पर समाज के कुल लोगों को अधिक धनी होते चले जाते हैं और अन्य लोगों की आर्थिक गरीब का सामना करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु भारी स्वामित्व है। यह स्वामिनी है। आगे है मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। उत्तर वस्तुओं विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों में मुद्रा के जन्म दिया है। अति प्रचलित काल में मुद्रा के रूप में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके इतिहास को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे कि वस्तु विनिमय, इस समय वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता है और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। वस्तु मुद्रा इसके अंतर्गत चयनित वस्तुएं जैसे कि जानवरों की खाल, गाय, बकरी, अनाज इत्यादि का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगता है। धात्विक मुद्रा इसके अंतर्गत पीतल, तांबा इत्यादि सिक्का प्रचलन हुआ है। सिक्का धातुओं अर्जित निम्नलिखित मुद्राओं का प्रचलन हुआ है जिससे देश के सार्वभौमिक सरकार के मोहर से चलती है। आगे है कागजी मुद्रा। इसकी सारमती चीन में हुई है और वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक प्रचलन इन्हीं मूल्यों का हुआ है। प्लास्टिक मुद्रा आधुनिकतम प्राणों के रूप में सामने आए हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि उदाहरण है। साख मुद्रा वर्तमान समय में इनका प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इनमें चलन तथा बैंक के प्रयोग के देखे जाते हैं। आगे मुद्रा से कौन कौन से लाभ वर्णन करें। तो उत्तर मुद्रा का हमारे भाविक जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह पूरी है जिसके चारों ओर आशाभावक करता है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण सम्मान मुद्रा से उपभोक्ता का लाभ। मुद्रा के भविष्य का राम भाव लगभग प्रत्येक उपभोक्ता अपने प्रश्नानुसार स्तरों में खरीद सकता है और मुद्रा उपभोक्ताओं की मांग का आधार। मुद्रा के उत्पादक के मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से
से उन्हें उत्पादन के सामने आवश्यकता मात्रा जुटाने में, कच्चा माल खरीदने तथा संचित रखने तथा समय समय पर उधार प्राप्त करने की सहायता मिलती है। आगे मुद्रा और साख मुद्रा के साख प्रणाली को संभव बनाया गया है। आधुनिक काल में व्यवसाय का सारा ढांचा साख पर आधारित है। बैंकों के लोगों छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को वह मुद्रा उधार दे देते हैं। आगे है भारत विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण। गद्य के आविष्कार के वस्तुएं विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयों को दूर हो गई है। अब मुद्रा के कारण विनिमय आसान हो गया है। मुद्रा और पूंजी के सरल मुद्रा ने पूंजी के सरलता प्रदान की है, और क्योंकि इसका प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। आगे है मुद्रा और पूंजी निर्माण ने मुद्रा तरल संपत्ति और इसके बैंक जमा कर सुरक्षित रखा जा सकता है, इससे कि ब्याज प्राप्त किया जा सकता है और किसी उद्योग धंधों एवं पूंजी विनियोग कर पूंजी निर्माण में अधिक वृद्धि की जा सकती है। आगे मुद्रा और बड़े पैमाने पर उद्योग मुद्रा के होने से आज बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं तथा बड़े पैमाने का उद्योग संभव हो सकता है। बचत क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का चर्चा करें। उत्तर, आय तथा उपभोक्ता के अंतर को बचत कहते हैं। प्राप्त आय में से जितनी राशि खर्च करने के बाद शेष रहती है वह बचत कहलाती है। अर्थात आगे है बचत आमदनी, आय यानी उपभोक्ता यानी खर्च। बचत दो प्रकार के होते हैं। पहला नगद बचत एवं वस्तु संचयन। कुल आय के अंश ऐसा भी होता है जिसे किसी प्रकार की वस्तुओं का व्यय नहीं होता है और नहीं किया जाता है। यह संचयन नगद बचत कहलाता है। आगे है जब बचत वस्तुओं का संचयन के रूप में हो तब उस वस्तु को संचयन कहते हैं। जैसे कि भविष्य के लिए अनाज का संचयन अथवा मकान बनाने में किया जाता है। निवेश इत्यादि। क्रॉथर के अनुसार किसी व्यक्तियों की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोक्ताओं की वस्तुओं व्यय नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साख क्या है, इसके किन्हीं तीन प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। साख का अर्थ होता है विश्व अथवा भरोसा। साख का क्या अर्थ है, इसके किन्हीं तीन हमारा 7वां क्वेश्चन है, साख क्या है, इसके किन्हीं तीन प्रमुख आधारों का विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा साख का अर्थ है कि विश्वास अथवा भरोसा। विश्वास या भरोसा पर साख की मात्रा निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्तियों का ऋण लेने देने की मात्रा निर्भर करती है। साख का पक्ष होता है कि ऋणदाता और ऋण किसी दिए गए समय में ऋण, रुपये, सेवाएं या कोई वस्तुएं अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है। निर्धारित समय के बाद उतनों ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा करता है। और साख के प्रमुख आधार निम्नलिखित है। विश्वास साख के मुख्य आधार है। विश्वास है साख देने वाले या ऋणदाता उधार देने को तैयार करता है। जब विश्वास होता है तब ऋण समय पर रुपये लौटा देता है। आगे है चरित्र। ऋण भी उसी साख का एक महत्वपूर्ण आधार है। यदि ऋण चरित्रता एवं ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं है। आगे है पूंजी एवं संपत्ति। ऋण पूंजी एवं संपत्ति में
जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। अतः जिस व्यक्तियों के पास जितना ही अधिक पूंजी है और संपत्ति है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। किसी भी व्यक्तियों की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होता है? किसी व्यक्तियों की बचत उरेक आय का अभाव भाग है जो कि उपभोक्ताओं वस्तुओं व्यय नहीं की जाती है। बचत प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। बचत करने की शक्तियाँ आय एवं व्यय के अनुपात ऐसा होना चाहिए कि आय जितनी अधिक होगी उसकी अनुपात में व्यय जितना कम होगा वह बचत की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा सरकार की कर नीति द्वारा उत्पादन आय वृद्धि करके लोगों की बचत करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बचत करने की इच्छा यदि किसी व्यक्ति के पास कम आय होने के बावजूद यदि उस व्यक्तियों को में बचत करने की इच्छा होती है तो वह बचत कर पाता है या कई माहों द्वारा प्रभावित होता है। जहाँ जिस परिवार प्रेम ब्याज कमाने की इच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा व्यक्ति का स्वभाव का प्रभाव आदि पर बचत करने की इच्छा का निर्भर करता है। आगे बचत करने की सुविधा लोगों को बचत करने की सुविधा भी बचत निर्भर करती है। यदि पूंजी के विनियोग करने के लाभ पर अधिक हो तो बचत ज़्यादा होगा। इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं सुविधा मुद्रा के मूल्य संस्था जैसे सुविधा है तो लोग बचत अधिक करेगा। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर पत्र मुद्रा क्या है? भारत में इसे कौन जारी करता है? विवेचना कीजिए। उत्तर पत्र मुद्रा की आशय पत्र मुद्रा विशेष किस्म के कागज पर छपा हुआ एक प्रतीक पत्र होता है जिसमें निर्गतमान अधिकारी सरकार अथवा केंद्रीय बैंक वाहक के मांगने पर उसमें लिखित राशि देने का वचन देता है। यह प्रतिज्ञा पत्र मांग पर देया होता है। पत्र मुद्रा प्रायः एक निश्चित विधान के अंतर्गत निर्गत की जाती है। इसके पीछे केंद्रीय बैंक द्वारा नियमानुसार स्वर्ण अथवा विदेशी प्रभुत्वों को कोष में रखी जाती है। आगे है इसकी विशेषता पत्र मुद्रा की प्रमुख मुद्रा होती है तथा यह असीमित विधि ग्रहण होती है। पत्र मुद्रा का निर्माण देश के सरकार अथवा केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाती है। पत्र मुद्रा विशेष प्रकार की कागज पर निकाली जाती है और उसकी छपाई भी ऐसे तकनीकी ढंग से की जाती है तकनीक उसकी नकल ना की जा सके। आगे भारत में पत्र मुद्रा का निर्गतमान भारत में पत्र मुद्रा का निर्गतमान देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 2 रुपये लेकर 1000 रुपये के नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और मुद्रा का निर्गतमान सरकार द्वारा किया जाता है। 10वां क्वेश्चन व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य की विवेचना कीजिए। उत्तर सामान्य बैंकिंग का कार्य करने वाले बैंकों को व्यापारी अथवा व्यावसायिक बैंक कहते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संस्थाओं की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये धन जमा करना, ऋण देना, चेकों के संग्रहण या भुगतान तथा एजेंसी संबंधित अनेक कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य इस प्रकार है। आगे है
जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता से रकम जमा करना होता है। ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत रकम लेते हैं, जैसे कि चालू जमा योजना, बचत जमा योजना, संविधान जमा योजना तथा आवर्ती जमा योजना। आगे हमारा ऋण देने बैंकों एवं सदस्य मुख्य कार्य लोगों को ऋण देना है। बैंक के पास जो रुपये जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपये बैंक के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के उधार दे दिए जाते हैं। ये बैंक या उत्पादक कार्य के लिए ऋण देते हैं, उचित जनमत की मांग करते हैं और ऋण के रकम पर या जनमत के मूल्य से कम होता है। आगे है शाखा निर्माण की सहायता। वर्तमान समय में शाखा निर्माण की व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य का बन गया है। बैंक जनता के प्राथमिक जमा राशि प्राप्त करते हैं और शाखा गणना के आधार पर प्राप्त जमाओं से कई गुना के अधिक ऋण देते हैं और ऋण मांगे और जमाओं के रूप में होते हैं। आगे एजेंट के रूप में कार्य व्यापारिक बैंक कई प्रकार की सुविधाएं जनता को प्रदान करते हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के तरफ से चेक क्रियाएं, ब्याज, लाभ आदि एकत्रित कर उसकी ओर से करों, बीमा आदि की भुगतान करते हैं और प्रतिभूतियों की खरीदी बिक्री, धन का प्रेषण आदि इनके कार्य के अंतर्गत है। केंद्रीय बैंक के निर्देशक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी करते हैं। आगे सामान्य उपभोक्ता के कार्य। ये बैंक अपने ग्राहकों के हित, सामान्यतः उपयोगिता के कार्य को संपादित करते हैं। अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा, यात्री चेक, एटीएम, क्रेडिट कार्ड सुविधा आदि जैसे सामान्य कार्य संपादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां का वर्णन करें। उत्तर: वस्तु विनिमय प्रणाली काफी समय तक प्रचलन में थी, लेकिन इस समय अनेक कठिनाइयां थी। इस प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित थी: आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के अभाव। वस्तुओं के अंतर्गत ऐसे दो व्यक्तियों में संपर्क होना आवश्यक है जिनका आवश्यकताएं पूर्ति हेतु वस्तुओं हो, लेकिन वास्तविक जीवन में इस प्रकार का संयोग बहुत कठिन से होता है यदि विनिमय का क्षेत्र है। यदि विनिमय क्षेत्र का अत्यंत सीमित है तो ऐसे दोहरा संयोग मिल सकता है और विनिमय में विशेष सकता है और विनिमय में विशेष कठिनाइयां नहीं होगी, परंतु विनिमय व्यापार के विस्तार के साथ यह कठिनाइयां बढ़ती है। मूल्य के सामान्य मापदंड का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के मूल्य मापों को सामान्य मापदंड नहीं होते हैं। सामान्य मापदंड नहीं होते हैं। एक सामान्य मापदंड का अभाव दो वस्तुओं के बीच में विनिमय का अनुपात निश्चित करना कठिन होता है। उदाहरण के लिए एक गाय के बदले कितना लाया गया बदले कितना चावल मिलेगा और एक चावल के बदले कितना कपड़ा मिलेगा इत्यादि इस प्रकार के मिलेगा इत्यादि। इस प्रकार मूल्य के एक सामान्य मापदंड नहीं होने के कारण वस्तुओं को विनिमय व्यापार शर्त के निश्चित करने में मापदंड नहीं होने के कारण वस्तु विनिमय में व्यापार की शर्तों को निश्चित करने में कठिनाइयां होती है। विभाजन की कठिनाइयां। कुछ वस्तुओं की विभाजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि
क्योंकि विभाजन के करने की उपयोगिता को समाप्त हो जाता है। जैसे कि एक गाय एक घोड़ा को वस्तु विनिमय के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का विनिमय कम मूल्य को बताओ से संभव नहीं है। आगे मूल्य संचयन की कठिनाइयाँ वस्तुओं विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य अथवा धन के संचयन का कार्य अत्यंत कठिन है। वस्तुओं के रूप में धन का संग्रह करने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वस्तुओं को नशावन होती है, अतः उन्हें अधिक समय तक सुरक्षित भी नहीं रखा जा सकता है। आगे मूल्य के हस्तांतरण की कठिनाइयाँ वस्तुओं विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को विनिमय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की कठिनाइयाँ थी। इस प्रणाली के अंतर्गत अचल संपत्ति के हस्तांतरण या खरीदने बेचने का कार्य और भी कठिन था। आगे हमारा विनिमय क्या है, इसके स्वरूपों का वर्णन करें। आवश्यकताओं के अनुसार आपस में एक दूसरे के द्वारा उत्पादित की हुई चीज़ों की वस्तुओं को आदान प्रदान, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा प्राप्त आय से अपनी आवश्यकता अनुसार उससे अन्य वस्तुएं प्राप्त करना विनिमय। आज विनिमय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। विनिमय के स्वरूप विनिमय के दो रूप हैं, पहला वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। आगे है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, या दूसरे शब्द में किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए गेहूँ चावल से बदलना, सब्जी तेल से बदलना, दूध से दही बदलना आदि यह प्रणाली पुराने जमाने में प्रचलित थी। मौद्रिक विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली को कठिनाई को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया है। मुद्रा के आविष्कार से मनुष्य के व्यापारिक जीवन में सुविधापूर्वक आदान प्रदान की स्थिति संभव हो सकती है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली में सारी कठिनाइयों का आविष्कार समाधान हो गया है। और इस प्रकार के इस संदर्भ के क्रॉथर ने कहा है कि मनुष्य की सभी आविष्कार में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, और इस तरह मुद्रा का विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का इतिहास है। आगे है हमारा डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। उत्तर, डेबिट कार्ड का अर्थ है विकास के इस दौरान बैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्लास्टिक का एक टुकड़ा को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक मुद्रा का रूप है एटीएम, और एटीएम से रुपया निकालने के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है जो है एक रूप है। यह विश्व के प्रचलित क्रेडिट में टॉप ए मास्टर कार्ड, अमेरिका एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक का वित्तीय स्थिति का देखते हुए बैंक उसकी शाखा की एक राशि निर्धारित कर देती है, और जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित उन धन राशि के अंदर वस्तुओं के सेवाओं को खरीद सकता है। आगे है हमारा साख पत्र क्या है, या कुछ प्रमुख साख पत्रों का प्रकाश डालें। उत्तर, साख पत्र साधनों का जिनका प्रयोग साख मुद्रा के रूप में ये कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्रमुख साख पत्र निम्नलिखित है, जैसे कि चेक सर्वाधिक प्रचलित साख पत्र है। यह एक लिखित जिसके अंतर्गत एक
खातेधारी व्यक्ति अपने द्वारा जमा की में से चेक धारण व्यक्तियों को उतनी मुद्रा देने का आदेश जारी करता है। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो कि बैंक दूसरे बैंक अंकित व्यक्तियों को उतने रुपये जो अंकित है देने का आदेश देता है। माध्यम के रूप में सुरक्षित एवं आसानी से जगह से दासरी पहुंच जाते हैं। आगे यात्री चेक यात्रियों की सुविधाओं के लिए बैंकों के द्वारा जारी विशेष का चेक निश्चित राशि जमा करके प्राप्त की जाती है। प्रत्यज्ञ पात्र वैसे साख पात्र ऋण की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। आगे है हमारा